नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। कांग्रेस ने आज जयपुर में भी अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। पायलट ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद पायलट ने कार्यकर्ताओं और जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि कांग्रेस जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। उन्होंने 3 राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में आए चुनाव परिणामों को भविष्य का संकेत बताया, तो वह इसके लिए राहुल और सोनिया गांधी का आभार जताया। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में लोकसभा की 22 से 23 सीटें कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पायलट ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कहा कि उसे एक दस्तावेज बनाया जाएगा जिससे हर जिले में अधिकारियों को पता रहे कि सरकार ने चुनाव से पहले कौन से वायदे जनता से किए थे जिन्हें पूरा करना है। देश का सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता और जब देश के नागरिक सेना के साथ हो तो सेना की ताकत दोगुनी हो जाती है। यह कहना है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल सेना के सूबेदार धन सिंह यादव का। यादव 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अवसर पर नग्गी स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में अपने संस्मरण सुना रहे थे। श्री गंगानगर के कर्णपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे नग्गी गांव में नग्गी शहीद स्मारक पर आज सेना की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना के ब्रिगेडियर HB ग्रामोपाध्याय व कर्नल AK सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 1971 में पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ करके भारतीय सीमा के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सेना की 4 पैरा व 10 पैरा रेजिमेंट को इलाका खाली करने का आदेश दिया तो सेना ने 28 दिसंबर को महज 2 घंटे में ही भारतीय जमीन खाली करवा ली थी। लेकिन इस कार्यवाही में सेना के 3 अफसर और 18 जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर सेना द्वारा करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर ग्रामोपाध्याय ने सेना की सहायता करने के लिए आम लोगों का आभार जताया। बाद में आम लोगों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को सम्मान दिया। राजसमंद में भीम थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 बलौया को कुआं में बीती रात हुई फायरिंग में घायल युवक का जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार जारी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे राजसमंद SP भुवन भूषण के निर्देश पर कुछ संदिग्धों को लिया गया हिरासत में। भीम थाना क्षेत्र में बीती रात फायरिंग हो गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को भीम में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर से अजमेर और अब जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात बलायों का कुआं नेशनल हाईवे 8 पर 2 पक्षों में विवाद के चलते फायरिंग हो गई जिससे एक गोली युवक के सीने में लगी। फिलहाल घायल का जयपुर के SMS अस्पताल में गंभीर हालत में उपचार जारी है। आज सुबह तक पुलिस ने फायरिंग की घटना को दबा कर रखा, लेकिन मामला फैलने के बाद आज SP भुवन भूषण ने मौका मुआयना किया। वहीं पीड़ित के होश में आने पर उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पुष्टि होने के बाद जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है बजरी माफिया का खौफ। आए दिन कहीं भी कभी भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं बजरी माफिया। आमजन में विश्वास और अपराधियों भय नारा लगाने वाली जिले की पुलिस भी हो रही है बौनी साबित। बजरी माफिया ने आज तड़के NH 123 पर रोजाना खुर्द के पास स्थित टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया। उत्तर प्रदेश की ओर अवैध चंबल बजरी लेकर जा रहे लगभग 20 ट्रैक्टरों को टोल नाके पर जब बैरियर लगा मिला तो बजरी माफिया ने टोल कर्मियों पर आक्रमण बोल दिया। टोल कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए उन्होंने बैरियर भी तोड़ दिया। बजरी माफिया इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए और उत्तर प्रदेश से वापसी के समय खाली ट्रैक्टरों को टोल नाके पर आड़ा तिरछा लगाकर लगभग 1 घंटे तक टोल पर पुनः पथराव किया। बजरी माफिया ने टोल कर्मियों को चेतावनी दी है कि उन्हें फिर कभी भी नाके लगे मिले तो फिर से उत्पात मचाएंगे। पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक AK गुप्ता ने कहा कि चित्तौड़गढ़ शंभूपुरा रेलवे के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, जो आगामी 31 मार्च तक पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुप्ता आज विद्युतीकरण, दोहरीकरण और ROB के कार्य सहित चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए हुए थे। इस दौरान उनके साथ DRM रतलाम मंडल RN सुनकर निर्माण कार्य की टीम भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का आंकलन करने के साथ ही उनमें किसी प्रकार की अड़चन ना हो और आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार से बात की जा सके। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ शंभूपुरा कार्य पूर्ण होने के 1 माह बाद शंभूपुरा से निम्बाहेड़ा तक का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो अगले वर्ष के आखिरी में नीमच तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही जानकारी के लिए वीडियो वॉल शीघ्र लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
करीब 2 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने सफाई व्यवस्था के साथ ही यात्री सुविधाओं के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर जहां सरकार बना ली, वहीं मंत्रिमंडल का गठन कर विभागों का बंटवारा भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस का आंतरिक विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दौसा प्रधान डीसी बैरवा के नेतृत्व में सरपंचों ने प्रदर्शन किया और दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग रखी। विधानसभा चुनाव से पहले जहां टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, वहीं सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी वंचित विधायकों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गहलोत मंत्रिमंडल के गठन को हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अनेक विधायकों के समर्थक अपने विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग को लेकर आज सरपंच संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दौसा पंचायत समिति के सामने प्रधान डीसी बैरवा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में सरपंच एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक समर्थक सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि मुरारीलाल मीणा को मंत्री नहीं बनाया गया तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दौरान सरपंचों ने मांग करते हुए कहा कि दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा 51,000 मतों से जीते हैं और भाजपा का गढ़ माने जाने वाली दौसा सीट से 33 साल बाद कोई कांग्रेसी विधायक बना है। ऐसे में गत गहलोत सरकार में मंत्री रहे मुरारीलाल मीणा को इस सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कोटा डेयरी एक बार फिर सवालों के घेरे में, तत्कालीन प्रबंधक सहित 3 के खिलाफ हुआ एसीबी में मामला दर्ज। फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया था लेबर सप्लाई का आदेश जारी। कोटा डेयरी प्लांट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। परिवाद के आधार पर जांच कर आज कोटा एसीबी में डेयरी के तत्कालीन प्रबंधक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सत्यनारायण शर्मा ने कोटा एसीबी को एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें बताया कि कोटा डेयरी द्वारा दिसंबर 2014 में लेबर सप्लाई हेतु एक निविदा जारी की गई थी, जिसमें डेयरी के तत्कालीन प्रबंधक श्याम बाबू वर्मा, लेखाधिकारी अखिलेश सक्सेना ने पद का दुरुपयोग कर चित्रांशु पूर्व सैनी बहुउद्देशीय फर्म को फर्जी तरीके से लेबर सप्लाई का कार्य आदेश जारी कर दिया था और 2 साल तक कार्य करवाकर करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। एसीबी ने जांच करके डेयरी के तत्कालीन प्रबंधक, लेखाधिकारी व फर्म के अध्यक्ष के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर भुसावर के कमालपुरा गांव के पास आज बेकाबू होकर एक निजी बस पेड़ से जाकर टकरा गई और बाद में पलट गई। हादसे में 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेहवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना देकर सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मेहवा के अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी ये बस जयपुर से बरेली जा रही थी कि अचानक चालक को झपकी आ गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त बस को जब्त कर लिया है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बीकानेर के करनी सिंह स्टेडियम में आज राजस्थान प्रिजन ड्यूटी मीट 2018 का आयोजन किया गया। राजस्थान भर के 10 मंडलों से आए जेल कर्मचारी 3 दिन तक बीकानेर में अपनी खेल प्रतिभा का कौशल दिखाएंगे। इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रूपेंद्र सिंह, महानिरीक्षक कारागार जयपुर ने किया। बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में पहुंचे महानिरीक्षक का आज केंद्रीय कारागार के अधीक्षक परमजीत के साथ डीआईजी यादराम ने स्वागत किया। आईजी की मौजूदगी में राजस्थान कारागार विभाग के कुल 10 मंडलों से आए 300 खिलाड़ियों ने बैंड वादन के साथ शानदार मार्च पास्ट करते हुए आईजी को सलामी दी। इस अवसर पर जोधपुर और गंगानगर मंडल के मध्य वॉलीबॉल का उद्घाटन मैच भी खेला गया। आईजी रूपेंद्र सिंह ने कहा कि जेल कर्मचारियों में खेल की भावना करते हुए अपने कार्यों के प्रति एक टीम के समान कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, ताकि कर्मचारी सजगता के साथ अपना काम करते रहें। तो वहीं न्यूज 18 से बातचीत में आईजी ने कहा कि जेलों की सुरक्षा को लेकर विभाग की ओर से पुख्ता प्रबंध भी किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने पदभार ग्रहण के साथ ही दिखाया एक्शन मोड। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सभी विभागों का किया औचक निरीक्षण। गैर हाजिर रहे सभी कर्मचारियों को थमाए कारण बताओ नोटिस। तो वहीं एडीएम स्तर के अधिकारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए दी नसीहत।
अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। शर्मा ने इस दौरान एक एक विभाग में जाकर वहां के उपस्थिति रजिस्टर देखे। इस दौरान शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जो भी कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने उपस्थित रजिस्टर के आधार पर जो भी कर्मचारी बिना सूचना के गायब है उनको कारण बताओ नोटिस देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा के साथ कलेक्टर ML नेहरा व ADM सिटी अशोक कुमार योगी भी थे, लेकिन जिला कलेक्टर शर्मा ने उनको भी समय से ऑफिस आने के लिए नसीहत दी। कोटा में सर्दी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम पारा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से कांप रहा है पूरा हाड़ौती। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली और सर्द हवाओं ने हाड़ौती अंचल को कड़ाके की ठंड में जकड़ लिया है। कोटा में आज सर्दी ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। पारा 5 डिग्री से नीचे लुढ़का। आज न्यूनतम पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ऐसे में इस साल दिसंबर में अब तक का यह सबसे कम न्यूनतम तापमान आज रहा। कड़ाके की ठंड से लोग अलाव जलाकर या हीटर के पास बैठकर सर्दी से निजात पा रहे हैं। एजुकेशन सिटी समेत हाड़ौती अंचल में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेगी। 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारे में गिरावट आने की संभावना है। ऐसे में ये सर्दी हाड़ौती वासियों के लिए हाड़ कंपा देगी। कोटा में 26 दिसंबर तक न्यूनतम पारा 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और आज पारा लुढ़ककर 4.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान के पारे में जबरदस्त गिरावट आ रही है। 2 दिन में पारा 3.5 डिग्री तक गिर गया है। कोहरे और धुंध से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। शीतलहर के कारण फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की अब मुश्किलें बढ़ गई है। नागौर जिले के बुटाटी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। पैंथर की मूवमेंट के बाद ढाणियों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पगमार्क की जांच के बाद पुष्टि की है कि इस इलाके में पैंथर की मूवमेंट है। ढाणियों में रहने वाली एक महिला ने पैंथर को देखा तो उसने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पगमार्क देखने के बाद पुष्टि की है कि इस इलाके में पैंथर की मूवमेंट है। इसके बाद ग्रामीणों व वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर की तलाश शुरू की। वहीं पगमार्क के आधार पर अधिकारियों ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन पैंथर की जानकारी नहीं मिल सकी है। इसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को सचेत किया कि पैंथर की मूवमेंट होने पर वे फिर से अधिकारियों को इसकी जानकारी देवे। वहीं इस इलाके में पैंथर की मूवमेंट होने के बाद ढाणियों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क की रौनक इन दिनों चरम पर है और शीतकालीन प्रवास पर पार्क में आए सैकड़ों प्रजातियों के परिंदे पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण बने हुए हैं। पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी का माहौल व्याप्त है। विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क में छुट्टियों के सीजन में लगभग 2,500 से 3,000 पर्यटक रोजाना उद्यान का भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे केवलादेव नेशनल पार्क की आय में भी खासी बढ़ोतरी हो रही है। इन दिनों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेंटेड स्टॉर्क, स्पून बिल, आइबिश, कार्बोनेट, पेलिकन, डक्स के अलावा कई प्रजातियों के हजारों पक्षी उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इन पक्षियों को झीलों में वनस्पति मछलियां टॉन्ट भोजन के रूप में पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। पार्क के बाहर सुबह से ही मेले जैसा नजारा नजर आता है और देश विदेश के हजारों की संख्या में पर्यटक पार्क का भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल और 9 फाउंडेशन की ओर से एक संयुक्त अभियान पूरे प्रदेश में चलाए जाने की घोषणा की गई है। 63वें नेटकॉन सम्मेलन में यह घोषणा की गई है और इसमें कहा गया है कि पूरे प्रदेश में मासिक धर्म स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत करीब 1 लाख महिलाओं और युवतियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। 9 फाउंडेशन की CEO ऋचा सिंह ने बताया कि जो 9 फाउंडेशन है वह पूरे देश में सभी राज्यों में जिलों को चयनित कर वहां पर महिलाओं में यह जागरूकता अभियान चला रहा है।
उनका कहना है कि इस समय पूरे देश में और अगर राजस्थान की बात की जाए तो केवल 18% महिलाओं को ही पता है कि मासिक धर्म स्वच्छता का क्या महत्व है। इस समय प्रदेश में 59% से ज्यादा महिलाओं को महिला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में पता नहीं है, जिसके चलते उन्हें विभिन्न प्रकार के कैंसर और अन्य रोग होते हैं, जिससे उन्हें समय रहते जहां एक ओर इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपना बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। उनका यह कहना है कि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण जहां एक ओर अज्ञानता है, वहीं दूसरी ओर महंगाई का असर भी इस पर देखने को मिला है। महिलाओं में एक ये भ्रम है कि यह जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें जिस प्रकार से सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह प्रोडक्ट महंगा है और वह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए यह संयुक्त अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें फिलहाल 4 जिलों को चयनित किया गया है और करीब 90 बालिका विद्यालयों को चयनित किया गया है, जहां 9 फाउंडेशन की ओर से सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण भी निःशुल्क किया जाएगा। गहलोत सरकार में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद अब कामकाज की शुरुआत हो गई है। आज शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिवालय में अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस पहली बैठक में खासतौर पर दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं डोटासरा ने इस बैठक के बाद कहा कि पिछली सरकार के कार्यों का मूल्यांकन तो होगा, साथ ही साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी समय पर पूरा किया जाएगा। डोटासरा ने बैठक में अधिकारियों से चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं पर चर्चा की, साथ ही पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक के बाद डोटासरा ने बताया कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग भारती भवन से चलता रहा, लिहाजा संघ की खूब दखल अंदाजी रही और भगवाकरण का भी एजेंडा छाया रहा। पिछली सरकार द्वारा समय बदलने और स्कूल बंद करने जैसे कार्यों को दोबारा देखा जाएगा। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के साथ ही आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग में अब तबादला उद्योग नहीं पनपेगा, साथ ही नई भर्तियों के मामले में भी जल्द निस्तारण हो सकेगा। हिंडौन पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पानी, बिजली सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उप जिला कलेक्टर सुरेश बुनकर, पंचायत समिति प्रधान बंदा बेनीवाल और विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर पंचायत समिति सदस्यों में सरपंचों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कलेक्टर व उच्च अधिकारियों को लिखा जाए व निंदा प्रस्ताव लिए जाएं। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान बंदा बेनीवाल ने बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों से कहा कि अब सरकार बदल गई है, इसलिए अब लापरवाही छोड़कर ईमानदारी से कार्य करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश की जाएगी। सरपंचों ने कहा कि पिछली बैठक में लिए प्रस्तावों पर अभी तक विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गांव में बिजली, पानी, सड़क की समस्या है। आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। स्कूलों में दूध व पोषाहार वितरण में अनियमितताएं की जा रही है, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीएम में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की समस्याओं की सुनवाई के निर्देश दिए। उपचुनाव को कांग्रेस की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह उपचुनाव पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 27 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव स्थगित कर दिए थे। 30 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुआ मतदान। 50% से कम हुआ मतदान। 9 जिलों की 11 खाली हुई सीटों पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। सभी जगह ईवीएम से कराए गए चुनाव। 30 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा उपचुनाव। उपचुनाव में मतदान को लेकर लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। अलवर जिला परिषद सदस्य के लिए हुए उपचुनाव में 20% मतदान ही हो पाया। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए उपचुनाव में भी बिदासर में 50% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि अन्य सीटों पर मतदान प्रतिशत 50% से कम रहा। उपचुनाव में मतदान राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
उपचुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीणों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। हालांकि इन उपचुनावों को सत्तारूढ़ दल के लिए पहली अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। अब जयपुर में भी एक ही छत के नीचे हार्ट संबंधी तमाम जटिल बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीकों से इलाज हो सकेगा। इंटरनल हॉस्पिटल में बिना सर्जरी के वॉल्व बदलने वाला देश का पहला वॉल्व एंड स्ट्रक्चरल्स कार्डियक सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें हाइब्रिड सर्जरी जैसी विदेशों में काम ली जा रही तकनीक का इस्तेमाल हो सकेगा। पब्लिक में और जागरूकता बढ़ाएं, जिससे लोगों को पता चले, तो उसके लिए अपने एटर्नल में, जो कि बाहर अमेरिका में है, उसे कहते हैं वाल्व क्लिनिक, कि भाई एक डेजिग्नेटेड सेंटर है, जगह है, वहाँ पेशेंट आए, वहाँ का सारी चीज़ बताया जाए पेशेंट्स को, भाई इसमें क्या क्या आपके वाल्व खराबी है, क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को टावी करना पड़ेगा, कुछ को मेडिसिन भी चलेंगी, और उसके लिए एक डेजिग्नेटेड हमने सेंटर बनाया है, उसका आज हमने उद्घाटन किया है। जो मेन क्राइटेरिया है कि क्या पेशेंट किस बीमारी, किस इलाज के लिए ज़्यादा सही है, लेकिन जो कैंडिडेट, जो मरीज बायोप्रोस्थेटिक वाल्व या टिश्यू वाल्व का कैंडिडेट है, उसको टावी के लिए इवैल्यूएट किया जा सकता है। लेक सिटी उदयपुर में नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है और उनके डिमांड के मुताबिक होटल्स भी अलग अलग थीम पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुटे हैं। पर्यटकों से गुलजार हुई झीलों की नगरी। नए साल के स्वागत को तैयार उदयपुर। खूबसूरत वादियों के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर वैसे तो सालों भर गुलजार रहता है, लेकिन क्रिसमस से लेकर नए साल की पहली तारीख तक ये लेक सिटी पर्यटकों से पट जाती है। शहर की खूबसूरत वादियों और सर्द मौसम के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मजा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर, पिछोला और सिटी पैलेस में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा। क्लीन सिटी है, सबसे बड़ी बात कि क्लीननेस देखने को कम मिलती है। क्लीन सिटी है, आदमी अच्छे हैं। उदयपुर में हमने सज्जनगढ़ देखा, सिटी पैलेस देखा और बायोलॉजिकल पार्क देखा, और यहाँ फतेह सागर में बोटिंग किया, स्पीड बोटिंग किया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है और एक जो सुरक्षा की दृष्टिकोण है वो यहाँ पूरी फैमिली के साथ हम लोग अपने आप को बहुत सिक्योर कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार लग रहे हैं और उन लोगों के साथ में अपना एक फैमिली जैसा माहौल लग रहा है। सहेली की बाड़ी वहाँ गए, उसके बाद फिर सेकंड यहीं आए हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, रॉयल सा लग रहा है। कल रात में हम रुके और जिस जगह रुके हैं वो झील के बीच में ही है होटल। बहुत ही खूबसूरत, रात का व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है। खूबसूरती के साथ साथ शाही शादियों का डेस्टिनेशन बनने से उदयपुर का क्रेज और बढ़ा है। ऐसे में शहर के होटल्स भी नए साल के स्वागत को लेकर अलग अलग थीम के साथ तैयारी कर रहे हैं। ये वैसे देखा जाए तो टूरिस्ट के हिसाब से हमारा ये मेन सीजन है और देख रहे हैं जैसा कि अभी टूरिस्ट अच्छे आए हुए हैं उदयपुर में। मौसम भी आप देख रहे हैं अच्छा खुशनुमा कह सकते हैं, अच्छा ठंडा मौसम है और टूरिस्ट यहाँ पे आके पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक फुल पीक सीजन रहता है, जैसी उम्मीद थी उससे अच्छा ही टूरिस्ट है। It's beautiful, I love it. I just got here 3 days ago, but I'm already thinking on my next visit. I just feel so in love with the culture. It's beautiful. मीठी यादों के साथ 2018 को अलविदा कहने और नए साल 2019 के स्वागत को लेकर पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। झीलों का शहर उदयपुर इन दिनों देशी विदेशी सैलानियों की लदरक आवक से आबाद है। सर्दी की छुट्टियों के बीच नए साल के जश्न को लेकर यहां आकर सैलानी प्रफुल्लित और नए जोश से सराबोर हो रहे हैं। ऐसे में यहां के तमाम पर्यटक स्थल मानो ऐसा कह रहे हों, भला पधारो मारे देश। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज 18 उदयपुर। वहीं साल 2018 विदा होने वाला है और अब हर जगह नए साल के स्वागत की जमकर तैयारियां चल रही हैं।
प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। गुलजार हुई गुलाबी नगरी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। टूरिज्म बिजनेस में बूम बूम। देशी विदेशी पर्यटकों से पट गई पिंक सिटी। अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए मिनी पेरिस के नाम से मशहूर गुलाबी नगरी इन दिनों गुलजार है। क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में यहां पर्यटकों का आना जारी है। आमेर के किले में तो पर्यटकों की तादाद अब रोजाना 15,000 तक पहुंच गई है। वहीं सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल भी देसी और विदेशी पर्यटकों से पटे पड़े हैं। लिहाजा पिंक सिटी में टूरिज्म बिजनेस भी बूम बूम कर रहा है। Jaipur is a very colorful city, a city with a lot of culture that's been built up throughout the years, and overall, I think it's a nice place for one to learn about Indian culture. We've done a lot of shopping, a lot of shopping. The food has been amazing. The doll here, everything's really, really great. I had an amazing time. This is my second time coming back, so we went to Amer Fort again and saw the museum, and it's been an incredible time. My experience at Jaipur has been fantastic. I think my favorite place was the Amer Fort that we went to earlier. I loved seeing the palaces and touring the tile, the pottery, all of the art. Yeah, absolutely. जयपुर में पर्यटकों को एक साथ इतने ऑप्शन मिलते हैं कि देसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। मशहूर किले, महल और शानदार होटल्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गए हैं। 10 साल पहले भी आया था और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इंडिया बहुत इम्प्रूव हो गया। साफ सफ़ेद सब कुछ बहुत अच्छा है अब। हाँ, और लोग भी अच्छे हैं। We've very much experienced it, and my daughters are interested in the king of Jaipur because he's 22 and single, and they are young and single. आउट ऑफ राजस्थान के प्लस विदेशी जो टूरिस्ट हैं इनकी काफ़ी तादाद बढ़ी है। पिछली आबादी को देखते हुए ये डबल टूरिस्ट आ रहे हैं कंटिन्यू। हम खास तौर से यहाँ की पतली रज़ाई और यहाँ का फैब्रिक वो लेने के लिए खास जयपुर आते हैं। मैंने यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम वगैरह देखा हुआ है। वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स रखे हैं उनको देख के अपनी संस्कृति की याद आती है कि क्या रहा होगा। हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया होगा। पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोग नए साल का जश्न जमकर मना सकें। तमाम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। जयपुर की ख़ास जो हेरिटेज इमेज है उसका लुत्फ़ ले रहे हैं और इस माहौल में उन्हें काफ़ी कुछ राजस्थान के इतिहास के बारे में भी जानने को मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल जो पिछले साल के रिकॉर्ड्स हैं उससे बेहतर जो है पर्यटन का व्यापार रहेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। बिना बेहोश किए ऑपरेशन सुनने में हैरानी होती है, लेकिन जयपुर में ऐसा हुआ है जिसमें डॉक्टरों ने बिना बेहोश किए मरीज के ब्रेन से ट्यूमर निकाला था और मरीज पूरे ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। हुलासराम अब बिल्कुल फिट हैं। धीमे जरूर बोलते हैं, तकलीफ की वजह से नहीं बल्कि डॉक्टरों की सलाह की वजह से। उन्हीं डॉक्टर के बंसल की सलाह पर जिनकी वजह से हुलास को नई जिंदगी मिली है, जिन्होंने जयपुर में पहली बार अवेक ब्रेन सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस बार हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने एक जागृत अवस्था में मरीज की सर्जरी की है, यानी मरीज को बिना बेहोश किए हनुमान चालीसा का पाठ कराते हुए उसकी यह सर्जरी की। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
हनुमान चालीसा की इन्हीं पंक्तियों से हुलास राम को शक्ति मिली और 1.5 महीने पहले 13 नवंबर को नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनका सफल ऑपरेशन किया गया। आँख खोलो, आँख खोल के इस साइड देखो। उल्लासमल जी अभी हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। शाबाश। आँख खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उसी ऑपरेशन का है। ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ ही क्यों? इस पर डॉक्टर के बंसल कहते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से शक्ति मिलती है और इस ऑपरेशन के लिए सबको विश्वास की शक्ति की जरूरत थी। हनुमान जी का हनुमान चालीसा हमेशा शक्ति देता है, तो ये उस शक्ति के सहारे अपना पूरा ऑपरेशन करवाया इन्होंने। हमने पूरा ट्यूमर निकाला। ऑपरेशन के बाद हुलास राम बिल्कुल ठीक है। आइए अब बताते हैं हुआ क्या था हुलास राम को और क्यों करनी पड़ी उनकी अवेक ब्रेन सर्जरी, जिसे मेडिकल की दुनिया में अवेक क्रेनियोटॉमी कहते हैं। बीकानेर के डूंगरगढ़ के रहने वाले हुलास राम को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। बायोप्सी में हुलास के ब्रेन में ट्यूमर मिले। हुलास के ब्रेन में ट्यूमर ग्रेड 2 पोजीशन में थे। ब्रेन में ट्यूमर स्पीच वाले हिस्से में थे। सीधे शब्दों में कहें तो हुलास राम के ब्रेन के उस हिस्से में ट्यूमर थे जहां से आवाज का कंट्रोल होता है। बीकानेर से लेकर अहमदाबाद के डॉक्टरों तक ने यह आशंका जता दी थी कि ऑपरेशन कराने से आवाज जा सकती है। तो अहमदाबाद में भी गए थे, तो वहाँ भी डॉक्टर ने वो MRI की, तो उसमें बोला कि आपके इस एरिया में ट्यूमर है, तो ऑपरेशन कराओगे तो 100% जुबान जाएगी आपकी। आवाज जाने की आशंका से हुलास और उसके परिवार वाले सदमे में आ गए, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें डॉक्टर के बंसल के पास जाने की सलाह दी और इस सलाह पर वो डॉक्टर के बंसल से मिले, जिन्होंने अवेक ब्रेन सर्जरी करने का फैसला किया। आवाज जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, तो हमने इससे बात करी, इससे डिस्कस किया कि हम तेरे को बिना बेहोश किए ऑपरेशन करेंगे और तुम ऑपरेशन के दौरान कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, हम तुम्हारे साथ बात करते रहेंगे, अखबार पढ़वाएंगे, बात करेंगे, तुमसे सब कुछ पूछेंगे, तुम्हारा नाम गाम सब चीजें आपस में बात करते हुए ऑपरेशन करते रहेंगे, इधर से मैं ट्यूमर निकालता रहूंगा। सर्जरी के दौरान हुलास को तकलीफ ना हो, इसके लिए डॉक्टरों ने लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन उसे बेहोश नहीं होने दिया। जब हुलास हर जगह से निराश हो गए थे तो जयपुर के इन डॉक्टरों ने उसे नई जिंदगी दी। ऐसे ही डॉक्टरों के लिए तो कहा जाता है डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है, और जब ऐसे भगवान हो तो चमत्कार भी होते हैं। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। माउंट आबू पुलिस को मिली एक सूचना ने न सिर्फ पुलिस अफसरों बल्कि सिरोही जिले में सनसनी मचा दी। मौत की ये वो गुत्थी थी जिसमें तमाम तरह की गांठें थी। देखिए एक रिपोर्ट। जहां दिन के उजाले में पांव रखने से लगता है डर, वहां पेड़ से लटकती मिली लाश। नरकंकाल बोलेगा, राज खोलेगा। जिस सुनसान बियावान से लोग सम्मानजनक दूरी बरतते हों, वहां से आई एक खबर ने शुक्रवार सुबह पुलिस को हलकान कर दिया। माउंट आबू पुलिस को पहाड़ों के बीच खाई में नरकंकाल की इत्तला मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से लटकती लाश को नीचे उतारा। टेलीफोन से इत्तला मिली थाने पे कि 20 पिलर के पास में नीचे झाड़ियों में जंगल में एक बॉडी लटक रही है, जिस पर हम मैं और मेरी टीम पूरी वहाँ गए तो रोड से करीब 400 फीट नीचे एक पेड़ से एक लाश, पुरुष लाश लटकी मिली, जो कंकाल नुमा हो चुकी थी
जिसको नीचे उतारा नगर पालिका वालों के सहयोग से उसको ला करके लाश को मोर्चरी में रखवाया है। उसकी शनाख्ती के प्रयास किए जाएंगे। आइंदा बाद शनाख्ती के प्रयास के इसका दाह संस्कार। लाश करीब 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस शव की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि पेड़ पर लटके शव को जंगली जानवरों ने भी नोचा है, पर मौत की ये कैसी पहेली जिसका कोई सिरा पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। सुसाइड करने वाले किसी शख्स को सुनसान खाई में जान देने की जरूरत नहीं होती। गुजरे जमाने में भले ही लोग पेड़ पर लटका दिए जाते थे, पर अब ऐसी खबरें नहीं मिलती। नरकंकाल से जुड़ा राज पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए माउंट आबू से शरद टांग की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी की माधुरी शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश प्रदेश का मान बढ़ाया है। माधुरी को 22 दिसंबर को इंदौर में आयोजित समारोह में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। माधुरी शर्मा ने 20 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाते हुए बेली डांस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। माधुरी ने 21 मिनट 46 सेकंड तक 20 भाषाओं में गाना गाते हुए बेली डांस की प्रस्तुति दी थी।